तमाम देखने वालों को मंजर रिजवी का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। हमेशा की तरह अहम इश्यूज़ पे आज भी बात करेंगे। एमक्यूएम के हवाले से ही गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि एमक्यूएम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे, लेकिन उससे पहले सब बंदियाँ की जा रही है। मुख्तलिफ जो हैं एमक्यूएम के मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो सियासत कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से के जो हैं वो काम कर रहे हैं। अभी कोई 2-3 दिन पहले जो है शाह फैसल कॉलोनी में जो है जलसा हुआ, जिसमें जो है अनीस कायम खानी और वफाकी वज़ीर कमाल मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने ख़िताब किया है। इसमें एक कमी नज़र आई, वो कमी यही थी कि इसमें दूसरे ग्रुप के लोग जो हैं वो मौजूद नहीं थे। इसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो हैदराबाद के दौरे में टंडो जाम, टंडो आदम और अंदरून सिंध में वो भी रैलियाँ वगैरह कर रहे हैं। जबकि महाजिर कौमी मूवमेंट ने भी अपना एक तारीख़ी जलसा जो है महाजिर कौमी मूवमेंट ने किया। आफाक अहमद ने उन्होंने भी अपने आप को जो है एक अरसे बाद जो है जलसा करके दोबारा से जो है वो एक्टिव हुए हैं। महाजिर इत्तिहाद तहरीक जो है डॉक्टर सलीम हैदर वो भी एक्टिव हो गए। यानी सिंध के शहरी इलाकों की जो भी तंजीमें हैं वो इस वक्त अपने अपने हिसाब से जलसे वगैरह कर रही हैं, अपने कारकुनों को मुतहर्रिक कर रही हैं और आगे की जो है प्लानिंग की जा रही है। इसमें कौन कामयाब होगा कौन नाकाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सब जगह जो है लोगों की अच्छी खासी जो है लोग अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद हैं और तकरीबन सबके दावे भी ये हैं कि आवाम की अक्सरियत जो है वो हमारे साथ है। लेकिन सिंध की सियासत जो है वो बहुत तेज़ी से जो है सिंध के शहरी इलाकों की सियासत वो तब्दील हो रही है। पहले सियासत कुछ और अंदाज था, लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिरी बातें मुख्तलिफ ग्रुप हैं तो ग्रुप की सियासत जो है वो ज़ाहिर आप इलेक्शन में जाएंगे 3-4 ग्रुप लड़ रहे होंगे तो आपको कामयाबी का रेशो जो है वो कमी आपके हिस्से में आएगा। आप जब तक एक पेज में नहीं होंगे तो मसाइल भी हल नहीं होंगे। तमाम लोग पाकिस्तान पीस पार्टी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि टोलियों की सूरत में एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीस पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। आप एहतजाज की कॉल दें, आप CM हाउस के घेराव की कॉल दें या मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुजाहरे कोई कॉल दें, उनको मालूम है कि आप जो हैं क्योंकि एक पेज पे जब तक आप नहीं आएंगे तो वो आपसे मुस्कुराते रहते हैं। वो लोग उनको मालूम है कि आप एक ताकत होने वाला वक्त आपके पास नहीं है और आप बिखरे हुए लोग हैं और बिखरे हुए लोगों को कोई भी अहमियत नहीं देता। तो सबको सोचना पड़ेगा मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और आफाक अहमद भी सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं और कौम कहाँ खड़ी है। इसी हवाले से MQM के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ 2 मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। रज़ा हारून पाकिस्तान पीस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि इमरान आद खान सीनियर रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। वो भी बरसों से ये दोनों हजरात वो हैं जो बरसों से MQM की सियासत देख रहे हैं। और रज़ा हारून तो ज़ाहिरी बात है मिनिस्टर रह चुके हैं। MQM के जो अहम फैसले होते थे उसमें रज़ा हारून का भी हमेशा अहम किरदार रहा है। इंतहाई शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं और वो लंदन में हमारे साथ होंगे और इमरान आद खान भी हमारे साथ होंगे। जी रज़ा हारून बताइएगा कैसे हैं आप लंदन में? बहुत बहुत शुक्रिया मंजर भाई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। इमरान भाई को भी सलाम और अच्छा वक्त गुजर रहा है। अच्छा ये बताएं, वक्त तो अच्छा गुजर रहा है, ज़ाहिर है कराची में भी आप होते हैं, आपसे मुलाकातें रहती हैं। आपने तो बरसों MQM की सियासत को देखा है, उसको परखा है, उसको जाना है। क्या देख रहे हैं, क्या वजूहात हैं कि हम तितर बितर हुए हैं, उर्दू बोलने वालों का कोई मसला हल नहीं हो रहा है? सरकारी महकमे को आपको बता दूं, पहले तो कोटा में हम 60% थे। सिंध जो शहरी कोटा था उस 40% था, 60% जो है सिंध के दही का कोटा था। लेकिन आप जाके देखें तो हमारे तो अब जो कोटे पे मुलाजमतें मिलती थी वो भी तकरीबन ना मिलने के बराबर हैं। आप हर जगह जाके मेरे साथ भी विज़िट कर सकते हैं। तो मसाइल तो बजाय ये कम होने के, कोटा सिस्टम की मुखालफत करी थी शदीद जब MQM बनी थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि अब तो हम सरकारी मुलाजमतों से मुकम्मल गायब हो चुके हैं। आप किसी भी महकमे में चले जाएं तो वो जो उस वक्त के दौर के सिर्फ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और KMC में कुछ मुलाजिमीन रह गए, बाकी हर जगह जो है उर्दू बोलने वाले आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे या शहरी का जो रेशो है वो नज़र नहीं आएगा। क्या देख रहे हैं सियासत आप MQM की और क्या आपको आगे नज़र आ रहा है? मंजर भाई, मैंने MQM की सियासत जो है वो जानी और परखी नहीं की है मैं। और मैंने 36-37 साल लगातार
बगैर किसी ब्रेक के एमकेएम की सियासत की है। यूनिट के लेवल से यूनिट इंचार्ज था, फिर काम करते करते सीनियरिटी में लंदन में, आपको पता है, चीफ सेक्रेटरीट में मैं काम कर रहा था पार्टी का, जो जिला वतनी की जिंदगी गुजारी 13 साल की। तो मैं एमकेएम की सियासत को का बहुत हिस्सा रहा हूँ, उसकी तारीख का हिस्सा रहा हूँ। मैंने एमकेएम के कायद के साथ, बानी के साथ भी काम किया है। मैंने पाकिस्तान में भी राब्ता कमेटी में काम किया है, वजारत भी देखी है, और ग्रास रूट का वर्कर हूं मैं बुनियादी तौर पे। तो मैं हर हर अगर आप कहेंगे कि एमकेएम में जितने शोबे हैं या एमकेएम में जितनी टीयर्स हैं, सबसे नीचे यूनिट से लेकर के सबसे ऊपर तक और फिर लंदन तक, मैंने हर हर फोरम पे काम किया है, हर फोरम को परखा है, देखा है, जाना है, उसका तजुर्बा है मेरे पास। तो जो एमकेएम, जिस एमकेएम की आप बात कर रहे हैं, जिस एमकेएम का आप हवाला दे रहे हैं, जो उसके नजरियात थे या जो उसका विजन था, या अगर आप एमकेएम का पहला लीफलेट उठा के देखें कि पम्फलेट जिसे कहा जाता है, मेरी आवाज सुनो, उसके बाद से जो एमकेएम के बुनियादी मुतालबात थे, एमकेएम तकरीबन तमाम बुनियादी मुतालबात को पूरा कराने में नाकाम रही है। उसकी कई वजूहत हैं। जाहिर है कि इलेक्शन में आप जाते हैं तो उसके बाद आपको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करना पड़ता है। तो आपने सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के साथ 88 में भी इत्तेहाद किया, फिर आपने 2008 में भी इत्तेहाद किया, 2013 में भी इत्तेहाद किया। आज भी आप अगर आप देखें तो अब एक तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे अलायंस में है। विफाक में आप दोनों मिलकर, पीपल्स पार्टी और एमकेएम मिलकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर जो प्रेसिडेंट साहब हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनको भी एमकेएम ने वोट दिया। तो कहीं ना कहीं सिंध की सियासत में एमकेएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ शरीक इक़्तिदार या शरीक किसी ना किसी तरह इत्तेहादी रही है, और ये नेचुरल अलायंस है। सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी और एमकेएम का नेचुरल अलायंस बनता है। अब जो आपने बात की है कि कोटा सिस्टम, देखें, मैं एक वीलॉग में, एक पॉडकास्ट में फैसल हुसैन साहब के साथ ये बात बता चुका हूं, मैं रिपीट कर देता हूं कि 2018, 2011 या 12 में जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी, और उसके अंदर कोई गालिबन 104 शिकें में तरमीम की गई आइन की, और जब वो फाइनल मुसविदा उसका राब्ता कमेटी के अंदर पेश किया गया, तो उस वक्त दो अरकान थे एमकेएम के, एमएनएस, हैदर रिजवी साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जो उस बड़ी कमेटी का हिस्सा थे। तो जब इन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी तो हमारा सवाल था उनसे कि ये कोटा सिस्टम इसमें क्यों खत्म नहीं कराया गया, और कोटा सिस्टम पर इसमें बात क्यों नहीं की गई। तो हमें फिर हैदर रिजवी साहब ने और फारूक सत्तार साहब ने इस बात पे कन्विंस किया कि कोटा सिस्टम का होना अब हमारे फायदे की चीज है, हमारे नुकसान की चीज नहीं है, लिहाजा इसके खात्मे की बात नहीं की जा सकती। अब उसकी कोई वजूहत हो, और हैदर रिजवी साहब उसके बाद उसी फैसल हुसैन साहब के पॉडकास्ट में इस बात को आप इकरार कर चुके हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और आज भी एमकेएम जो है ये समझती है कि कोटा सिस्टम का कायम रहना एमकेएम के लिए, एमकेएम की डिमांड के लिए और एमकेएम का जो है उसके लिए बेहतर है। अब जहां तक आपने बात की कि सरकारी नौकरियों की, तो देखें, मैं इस पे भी बात कर चुका हूं कि सरकारी नौकरियां ठीक है, मिलनी चाहिए, कोटे के हिसाब से मिलनी चाहिए, मेरिट पर मिलनी चाहिए, मुकाबले के इम्तिहान यानी सीएसएस, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान होता है, उसके बाद मिलनी चाहिए। अभी मुझे उसका सही डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन आज भी मेयर देखे ना, कराची का महाजर है ना, उर्दू स्पीकिंग है मुर्तबा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे उर्दू स्पीकिंग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे, कलीदी पोस्टों पे आज भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अगर आप हुकूमत और सरकारी नौकरियों का ही अगर आप फोकस रखेंगे तो वो तो एक हर हाल में एक लिमिटेड नंबर होगा मंजर भाई, वो बहुत बड़ा नंबर हो नहीं सकता। अगर पूरे सिंध गवर्नमेंट की नौकरियां भी आप निकाल लें तो 5 से 6 लाख, 6 लाख के करीब नौकरियां बनती हैं। इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ केएमसी वगैरह की नौकरियां, तो इतनी बड़ी कोई तादाद नहीं है कि कराची का सारा नौजवान सरकारी नौकरी हासिल कर ले। होना ये चाहिए कि कराची के अंदर तरक्की हो, माशी तरक्की हो, इंडस्ट्रीज लगे, बिजनेस बढ़े, ट्रेड बढ़े, इकोनॉमी बेहतर हो, कराची के हालात बेहतर हो, कराची तरक्की करे। तो फिर हमारे जो नौजवान हैं वो बजाय इसके कि वो सरकारी नौकरियों की तरफ देखें और क्लर्क लगें और ड्राइवर लगें और पियोन लगें और इस तरह की नौकरियों की तरफ जाएं, उससे बेहतर है कि वो अपना कारोबार करें और प्राइवेट इदारों में जॉब्स करें। वो ज्यादा बड़ा फोकस होता है।
सरकार का काम कभी भी किसी मुल्क में नहीं होता कि वो नौकरियां प्रोवाइड करेगी। सरकार का काम होता है कि वो ऐसे मौके प्रोवाइड करेगी, वो ऐसे हालात पैदा करेगी जिससे कि माशी निजाम बेहतर हो। जब माशी निजाम बेहतर होगा, इंडस्ट्री लगेंगे, तो नौकरियां बेसिकली प्राइवेट सेक्टर देता है, पब्लिक सेक्टर इतनी नौकरियां कभी भी किसी मुल्क में नहीं देता। आपका तो मौक़िफ़ ये आ गया। सोचना पड़ेगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं इमरान आद खान। इमरान आद खान अब भी बरसों से MQM की सियासत को देख रहे हैं। सारी सियासी जमातें जो तकरीबन महाजरों की जमातें जिनको आप कहें वो एक्टिव हुई हुई हैं। डॉक्टर सलीम हैदर, आफाक अहमद, डॉक्टर खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल साहब, सब जो हैं जलसे जुलूसों में रैलियों में मसरूफ़ हैं। क्या देख रहे हैं आप, और आगे आपको जो है MQM का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि MQM के 2 ग्रुप हैं। अभी MQM के 2 नहीं, अब MQM के 4 ग्रुप हैं। अगर आप 4 ग्रुप की बात, क्योंकि हैदराबाद में जैसे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुंचे थे, उसके बाद उनको टंडो मोहम्मद खान, टंडो लैयार, उसके बाद मीरपुर खास जाना था, तो वहां पर डॉक्टर फारूक सत्तार या डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ जो MPAs होते हैं वो नजर नहीं आए। ठीक है, तो आज हमें पहली दफा ऐसा लगा था उस वक्त कि ये जो डॉक्टर फारूक सत्तार है वो भी अब जो है वो अलग बैठ गए हैं, कोई मुतालबात हो गए उनके। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जो 3 तो ये हो गए, क्योंकि जाहिर है, एक आपने जैसे बताया कि मुस्तफा कमाल, अजीज कायम खानी, दूसरा खालिद मकबूल सिद्दीकी और तीसरा डॉक्टर फारूक सत्तार। चौथा भी हमें नजर आता है मंजर भाई, जब हम वसीम अख्तर को देखते हैं या वसीम आफ्ताब को देखते हैं हलीम के प्रोग्राम में, क्योंकि एज अ राब्ता कमेटी क्या अभी तक उनका ज़ाहिर है राब्ता कमेटी के मेंबर की हैसियत से, मरकजी कमेटी के मेंबर से ही वसीम अख्तर को लिखा और पढ़ा जाता है, और MQM की जो प्रेस रिलीज आती है उस पर भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप हम कह सकते हैं कि अब हमें ये 4 ग्रुप नजर आ रहे हैं, जो पहले कभी 2 नजर आते थे। दूसरी चीज, आपने ये सवाल किया कि ज़ाहिर महाजिर कौमी मूवमेंट का ज़ाहिर बिल्कुल जलसा हुआ, और ज़ाहिर उस दिन बारिश भी हो गई। हमने देखने में आया कि बारिश हुई, उसके बाद भी एक तादाद थी जो वहां पर लोगों की थी, और उन्होंने आफाक अहमद का खिताब भी सुना। फिर हमने ये देखा कि मीरपुर खास के अंदर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जिस दिन ज़ाहिर जलसा किया, खिताब किया, उसी दिन शाह फैसल कॉलोनी में भी अनीस खान खानी, मुस्तफा कमाल का जलसा हुआ। अच्छा, इन सारे जलसों में हम देखते हैं कि वो बात जो तीनों सियासी जमात, मतलब दोनों सियासी जमात या दोनों जो ग्रुप हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। कराची में या सिंध के शहरी इलाकों में जो एहसास महरूमी, उसी हवाले से बात हो रही है कि भाई जैसे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सूबा जरूरी है, ज़ाहिर सूबा बनेगा, तो जो शहरी इलाके के नौजवान हैं जिनको 18 साल से नौकरियां नहीं मिली, या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट में इनको होना चाहिए था इस कोटे के हिसाब से, या शहरी जो नौजवान है उनको वो नहीं है, इस वजह से अब कराची और ये जो मतरूका सिंध, उन्होंने कहा मतरूका सिंध है जो मीरपुर खास है, टंडो लैयार है, उससे आगे सागर तक है, ये जो भी मतरूका सिंध है उस पर सूबा बनना चाहिए। उनका भी ये कहना था खालिद मकबूल सिद्दीकी का कि 18 साल से कराची के जो नौजवान है वो मुश्किलात का शिकार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और उन्होंने और भी दीगर हवाले से भी बात की। जो बोर्ड है, कराची के बोर्ड है, वहां पर कराची के कंट्रोलर या चेयरमैन के बजाय जो अंदरून सिंध के जो चेयरमैन या कंट्रोलर होते हैं उनको ला के तैनात कर दिया जाता है, जिसमें पहले भी आपने देखा कि जो नताइज सामने रिजल्ट आया उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को मुश्किलात हुई, उसके बाद कमेटी बनी, उसके बाद खैर वो मामला भी एक सामने था। अच्छा, इसी तरह हम शाह फैसल कॉलोनी में बात करें तो वहां भी मुस्तफा कमाल से जो खिताब कर रहे थे, हमने ज़ाहिर हम वहाँ मौजूद थे, आप भी, तो वो भी इसी एहसास महरूमी की बात कर रहे थे कि कराची को वो हक नहीं मिल रहा, या कराची को जिस तरह कराची जो कमा के देता है या कराची का जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से ज़ाहिर है उसको रिटर्न नहीं मिल रहा। और कराची के नौजवानों के हवाले से भी बात की उन्होंने, और कराची के टूटे फूटे रोड, सैबिश का इशू, कराची में तकरीबन 18 साल हो गए कोई नया पानी नहीं आया, क्योंकि एयरपोर्ट मनसूबा जो है तकरीबन 18 साल से ज्यादा ही हो गया जो चल रहा है, अब तक जाके वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो तीनों चारों जो सियासी जमातें हैं बात वो एक ही कर रही हैं, मगर मुख्तलिफ जो स्टेज है या मुख्तलिफ जो जगह है वहां बैठ के ये बात हो रही है।
जी, रज़ा हारून ये बताइएगा आप मुझे कि नौकरियां जो हैं ग्रेड आइन का हिस्सा है, ये बात आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, ग्रेड 1 से लेकर 15 तक मकामी अफराद को नौकरियां दी जाएं। मैं पीएस पार्टी से कोई, इसके अलावा मेरी पीएस पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है कि भाई जो कोटा है उस पर आप कम से कम अमल दरामद करें। हमें भी पता है कि पूरा सिंध जो है वो सरकारी नौकरियों पर नहीं आ सकता, पूरे सिंध का नौजवान नहीं आ सकता, लेकिन जो आपका आइन कहता है आप उस पर तो अमल दरामद करें। सारी नौकरियां जो है जाली मिसाइल पे चली जाती हैं। कराची का गरीब शहरी वो कहाँ जाए, ना तो कारोबार के उसके पास पैसे हैं, बिजली की कीमतें आपको पता है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है कि घर जाने में ही उसकी अगर मोटरसाइकिल है तो उस पर भी अच्छा खासा नुकसान उसका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो फिर शिकायत पैदा होती है। अब लोग चाहते हैं आप शिकायत भी पैदा ना हो, सवाल ना करें। मतलब मुझसे तो ये होता है कि आप सवाल ऐसे क्यों करते हैं। तो रज़ा भाई कहीं ना कहीं तो सवाल उठाऊंगा, या मैं सवाल के लिए मैं भी खामोश खड़ा तमाशाई बना रहा हूँ। मैं सवाल उठाता हूँ कि भाई मैंने तो वज़ीर आला सिंध से ये सवाल किया था कि भाई आप जो कोटा है उस पर आप अमल दरामद करवा दें, आप और कुछ नहीं करें। तो वो जवाब देना मुश्किल है क्योंकि वो सिंध सेक्रेटरीट मुझे ले जाने पे तैयार नहीं है। मैं चलने को तैयार हूँ, आप निकालें कि कितने % उर्दू बोलने वाले या सिंध शहरी से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं, तो आपको मिलेंगे नहीं। और जब हम कम उम्र थे, 15 साल के थे, तो हमें नज़र आता था कि हाँ भाई उर्दू बोलने वाले भी हर जगह मुनासिब तादाद में मौजूद हैं। तो जब आप तफरीक पैदा करेंगे तो उससे सिर्फ नफ़रतें जन्म लेंगी। आपको पीएस पार्टी को भी ये ख्याल बहरहाल करना पड़ेगा कि ये हम यहाँ पे आ गए, हमें और मज़ीद कहीं और नहीं जाना। मैं ना सूबे के हक़ में हूँ ना किसी और, मैं तो अपने आप को नया सिंधी उर्दू बोलने वाला सिंधी कहता हूँ, मैं तो महाजिर भी अपने आप को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप हमारे जो जायज़ हक़ है वो तो आप हमें दें। तो इस हवाले से ये आप बताएँ कि मतलब इतना ऐसा तो होना चाहिए कि कम अज़ कम जो मकामी लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ नौकरियाँ मिलनी चाहिए। मंदिर भाई, मैंने आपको बड़ी तफसील से जवाब दिया था, मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि देखें, इसका डेटा जमा कर लें ताकि डेटा सामने रख के बात की जाती है ना। आपकी जो खदशात हैं, सवाल पूछना आपका हक है कि आप सवाल पूछें, और सवाल आप वज़ीर आला से ही पूछें। और असेंबली में 38 से करीब MP MKM के जो हैं वो भुट्टे बुनने के लिए भेजे हैं। हमारे जो MKM के जो MNAs हैं, 21 MNAs हैं, मतलब ये इनका काम है ना ये ऑपोजिशन करना, ये साफी का काम है। साफी तो सवाल पूछ रहा है, आपने अच्छी बात की, लेकिन इस पे एजिटेशन करना, इस पे लॉबिंग करना, इस पे जवाब तलबी करना, ये तो इन MPs MNAs का काम है ना, जो यहाँ कराची से जीते हैं, जिनको कि किसी ना किसी तरीके से सीटें मिल गई हैं। ये तो इनको ही एजिटेशन करनी चाहिए, मालूमात हासिल करनी। आपको जवाब दे ना दे, लेकिन असेंबली में अगर फ्लोर पे खड़ा होकर MP सवाल करेगा तो उसको तो जवाब मिलेगा ना वहां पे, तो वहां वो जवाब लें ताकि उस डेटा को सामने रखकर बात की जा सके। साथ में ये भी देखें ना कि अगर आपके पास 2 विफाकी गुजरा हैं तो मुझे बताएं आज मंजर भाई, और उसमें अब आप झिझकिएगा मत, कितनी नौकरियां दिला दी उन्होंने कराची में अब तक। विफाक के कितने इदारे हैं कराची में? KPT है, आपका ये पोर्ट ट्रस्ट है, बिन कासिम पोर्ट है, कैंटोनमेंट्स हैं, और कितने इदारे कराची के अंदर विफाक के, FIA है, कितने इदारे में आपको विफाक के गिना दूं? मुझे बताएं अब आप कि जो हमारे 2 विफाकी गुजरा हैं MKM के, इन्होंने विफाकी वजारत जो दी है, इसमें अब तक कराची के कितने लोगों को नौकरियां दिलवा दी उन्होंने? ये बात आप रज़ा हारून बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, विफाक भी यही कर रहा है, बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं मैं। मेरा देखे ना, मेरा मसला ये है कि मैं तो जाहिर है कि मैं कराची आई हूँ, मैं सिंध का आदमी हूँ, मैं तो कभी तफरीक नहीं करता कि जी सिंध में नौकरी जो है वो शहरी इलाकों को मिल रही है, दही इलाकों को मिल रही है। अगर वो सही आदमी को मिल रही है तो ठीक बात है। दूसरी बात देखिए, एक तस्हीह कर लें कि ये कोटा जो है ना 1 से 15 का, इसका आइन में कहीं तस्करा नहीं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत ये होता है, इसका आइन में कोई तस्करा नहीं है कि ग्रेड 1 से 15 को जो है इस तरह मिलेगी। हाँ, ये होता है कि जो शहरी इदारे हैं उसके अंदर मुलाजमत जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के आते हैं, जो शहरी इदारे हैं, जो KMC है या वाटर बोर्ड है या दीगर इदारे हैं, उसमें जो डोमिसाइल, जैसा कराची, अब वो डोमिसाइल कैसे बना ये हमारा टॉपिक नहीं है। इस पे आप बिल्कुल बात कर लें, कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हैं कि शहरी इदारों के अंदर शहरी लोगों को मिला, ऐसा ही होता है, वो क्यों नहीं मिल रही है? ये काम, ये एजिटेशन करना, ये काम है उन MPs MNAs का। लेकिन बेचारे क्या करेंगे? मुझे बताएं ना कि जिनके लीडरान में, अभी इमरान बता रहे थे आपको, 4 ग्रुप तो इन्होंने करा दिए, 4 तो ग्रुप हैं, उनका ध्यान ही नहीं है। अगर उनका ध्यान हो इन चीजों पे तो अपने MPs MNAs को लेकर बैठकर उनको कोई गाइडलाइन दें। क्या पहले MKM में ऐसा नहीं होता था? क्या MKM में ऐसे ही होता था? हम रहे हैं ना MKM में, हमें पता है ना कि किस तरीके से मरकज से ये पॉलिसी, ये डिस्कशन, ये चीजें आगे दी जाती थी कि भाई जाकर असेंबली में क्या सवाल करना है।
आज मसला यही है कि पिछले 10 साल से जिन लोगों से आप एमक्यूएम चला रहे हैं, जो एमक्यूएम में इस वक्त क्यादत में हैं 10 साल से, फिर पिछले 2022-23 में जो मर्जर हो गया, इसके बाद ये वही लोग हैं ना जो 10 साल से चला रहे हैं। तो मुझे बताएं 10 साल बाद ऐसी क्या तब्दीली आ जाएगी इनके अपने इलेक्शन के बाद कि ये पार्टी जो है ठीक हो जाएगी, या ये पार्टी जो है बेहतर हो जाएगी, या ये एक जगह जमा हो जाएंगे? अच्छा रजा हारून, ये भी बताइएगा, मुख्तसर इस बात का जवाब दीजिएगा। नसरीन जलील ने पिछले दिनों जो है किसी निजी होटल की उसमें तकरीब में कहा कि हमारे 35 साल जो है बानी एमक्यूएम ने ज़ाया कर दिए, हमारे पूरे 35 साल जो हैं वो ज़ाया हुए हैं। आप इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मंजर भाई, एमक्यूएम में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे नसीन जलील साहिबा हैं, फारूक सत्तार साहब हैं, आफ्ताब शेख साहब मरहूम, उनका इंतकाल हो गया है। ये उस वक्त के डिप्टी कन्वीनर्स थे जब पार्टी पे इंतहाई बुरा वक्त था। इश्तियाक अजहर साहब थे। जिन लोगों को तारीख नहीं पता ना, वो ये एक मिनट मंजर भाई, ये वाली बात मुझे करने दें। जिन लोगों को एमक्यूएम की तारीख का नहीं पता ना, जो बच्चे आज अगर बैठ गए टीवी पर और सोशल मीडिया पर, जिनको पता ही नहीं है कौन सा बंदा कौन है। वसीम अख्तर हैं, मैंने आपको बताया 3 डिप्टी कन्वीनर। इन डिप्टी कन्वीनर्स ने सख्त तरीन हालात देखे, इन्होंने जेलें बर्दाश्त की, इन्होंने सख्त तरीन सऊबतें बर्दाश्त की, इन्होंने सड़कों पर रैलियों में तशद्दुद बर्दाश्त किया। अगर इन्होंने कहीं कोई बात कर दी है तो आप उस बात को लेकर उनकी सारी मेहनत को, उनके सारे तजर्बे को, उनकी सारी जो उन्होंने खिदमात दी है पार्टी को, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नसीन जलील पर सवाल उठाना, फारूक सत्तार पर सवाल उठाना, आफ्ताब शेख मरहूम पर सवाल उठाना, ये बनता नहीं है आज के नौजवान एमक्यूएम वालों का। उस पर नाराज होना भी नहीं बनता उनका। इनका वो कद काट ही नहीं है। फारूक सत्तार को अटक के अंदर बंद किया था, छोटी सी खोली के अंदर। तो ये जो हम बड़ा कन्वीनियंटली बैठकर अपने सीनियर लीडरान को, जिन्होंने सियासत में न सिर्फ सियासत की, पार्लिमानी सियासत की, बल्कि सड़कों पर मुजाहिमत की, और मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं उस दौर के तो ये पैदावार भी नहीं है बच्चे। जिस दौर की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सड़कों पर हमारी खवातीन पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे, यार हैं किस दुनिया में? तो नसीन जलील साहबा ने अगर कोई बात कर दी है तो वो सीनियर हैं, वो मोहतरम है, उनकी बात को सुनकर बस आप उनके ऊपर तनकीद करने का हक नहीं रखते। नहीं, उनकी बात से आप किसी हद तक मुत्तफिक हैं कि हमारा ये 35 साल का भाई जरूरी नहीं है कि किसी बात से मुत्तफिक हुआ जाए या उसका इख्तिलाफ किया जाए। एक बड़े ने बात की, उसको सुन लिया आपने, अगर उसमें कोई कमजोरी का पहलू आ रहा है तो उसको नजरअंदाज करें यार। चले अच्छा ये बताएं इमरान अहद, आप बताइएगा साहबा का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, एम ए जलील साहब की बड़ी खिदमत है। जी नहीं देखिए, किसी की रजा भाई, किसी ने अगर कुछ कहा है, कुछ नहीं है यार। देखिए रजा भाई, अरे मेरी बात तो सुने रजा भाई, किसी ने कुर्बानियां दी हैं, मैं उससे और उनसे बढ़कर मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सवाल तो करेंगे ना। अगर किसी ने कुछ कहा है तो सवाल तो हमने करना हमारा हक है। वो कोई भी लीडर है, ये अंदाज़ा हमें भी तो लगाना है कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं। मतलब अगर किसी लीडर ने कहा है तो हमें भी तो कुछ ना कुछ पूछना है कि भाई ये किस पैराए में कहा गया है। एक तो ये है कि जब मेरी हैदर अब्बास से इस हवाले से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा यार उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मंजर भाई रुक जाओ ना, उनका एक कमेंट है, उनका एक ख्याल है, उसका एहतराम करें, उस पर सवाल का चले सही है। अच्छा इमरान अहद, आप हमारी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी इमरान अहद, अब ये बताइएगा, आने वाले वक्तों में आप किसको चेयरमैन देख रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का? ये इन दोनों में खालिद मकबूल के ज़्यादा चांसेस हैं अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, या वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीत जाएंगे? और इलेक्शन आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो होने तो चाहिए। ज़ाहिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो बहुत सारे जो अभी आपको मसाइल नजर आ रहे हैं एमक्यूएम के अंदर वो खत्म भी हो जाएंगे। खत्म नहीं होंगे तो कम जरूर हो जाएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद। मगर देखिए जाहिर है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जाहिर मजीद आगे लेके गया है, मतलब जाया गया है, उसके बाद कोशिश ये की जा रही क्योंकि कुछ रहनुमाओं से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना कि जाहिर है खालिद मकबूल सिद्दीकी के जानिब से जो लोग थे उनका ये कहना था हम कोशिश करेंगे कि इसको मजीद आगे लेके जाया जाए। अच्छा, उसके हवाले से हमने ये भी पूछा उनसे कि भाई इसमें क्या वजूहत है ऐसी जो आप आगे ले जाना चाहते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं
और पार्टी को ज़ाहिर है जो भी लोग, जो भी कारकुन मुंतखब करना चाहे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो भी ओहदे हैं, अभी तो कन्वीनर के हैं, चेयरमैन का तो ज़ाहिर है उसमें कानून में अभी इनका है ही, बनाना पड़ेगा इनको, तो उनका यही कहना है कि नहीं करवाएंगे। मगर ज़ाहिर है अब आप देखिए तो पोजीशन ये है कि पहले ज़ाहिर है मुस्तफा कमाल ये कह रहे थे कि भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना चाहिए। चेयरमैन ने बार बार ज़ाहिर है एक दफा दो दफा उन्होंने कहा कि एक दफा दो दफा तीन दफा हुआ है ये, मगर अब नहीं होना चाहिए, अब जाके इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, हमें जो भी इलेक्शन, देखिए पार्टी है, पार्टी के अंदर इलेक्शन होने भी चाहिए। ज़ाहिर है पीटीआई के साथ क्या हुआ है आपने देखा, जबरदस्ती उनको इलेक्शन करवाया गया, घंटे दिए गए और उसके बाद कहा गया इतने घंटे के अंदर आपका इलेक्शन होना चाहिए वरना पार्टी को बैन कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जाने से, और फौरन इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन तो होना चाहिए, मगर यहाँ मैंने आपको जैसे कहा ना, देखिए डॉक्टर फारूक सत्तार अब खालिद मकबूल के साथ नजर नहीं आ रहे, तो वहां पर पोजीशन ज़ाहिर है जो भी इलेक्शन लड़ने जाएंगे कारकुन तो तकसीम होंगे। ज़ाहिर है फारूक सत्तार के साथ भी कुछ कारकुन होंगे जो पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार के साथ थे, अब खालिद मकबूल ज़ाहिर है और डॉक्टर फारूक सत्तार के जो करीबी जो अहबाब है उनसे बारी बात हुई, उन्होंने कहा हक बनता है चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का। ज़ाहिर है तमाम इलेक्शन होंगे तो तमाम जो भी सीनियर लोग हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार जो है तो सीनियर है, मतलब एमकेएम में, तो वो भी हक तो रखते हैं। मगर ये वक्त बताएगा कि कौन कौन पार्टी का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ता है। मगर मुझे तो लगता है कि जो हालात पैदा होंगे, क्योंकि देखिए जब मुस्तफा कमाल साहब ने ये बात कही इलेक्शन की, तो उससे पहले किसी को इतना मालूमात नहीं थी कि इलेक्शन के क्या मसाइल हो रहे हैं या इलेक्शन कितनी दफा आगे ले जाया गया है। मगर अब ये ज़ाहिर मीडिया पे इतना ज्यादा आ चुका है, डिस्कस हो चुका है, तो अब थोड़ा सा मुश्किल है कि इस इलेक्शन को आगे लेके जाया जाए। मगर ये नजर तो यही आ रहा है कि इलेक्शन होंगे, मगर इलेक्शन से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए वो भी नजर नहीं आ रही। ज़ाहिर वोटर लिस्ट बनती है, कारकुनान की सारी चीजें होती हैं, वो भी ज़ाहिर जब भी इलेक्शन होता है उससे 2-2.5 महीने 3 महीने पहले नजर आना शुरू हो जाती है। मगर अब तक वो चीजें नजर नहीं आ रही कि आइंदा इलेक्शन के आसार जो है वो अभी तक तो नहीं नजर आ रहे हैं। मगर जो पोजीशन नजर आ रही है पार्टी के अंदर, अगर आप पार्टी की पोजीशन पूछेंगे तो जाहिर है वो तो इलेक्शन वाले, जब इलेक्शन हो जाएगा तो फिर ही आप देख सकते हैं कि कौन सा जो जाहिर चेयरमैन के इलेक्शन के लिए ख्वाजा हज़ार ने कहा कि मैं भी लड़ूंगा। अगर चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, ये कन्वीनर के हवाले से भी उनकी ये था कि भाई इलेक्शन तो लड़ेंगे हम भी, फारूक सत्तार साहब भी लड़ेंगे, ज़ाहिर मुस्तफा कमाल साहब भी लड़ेंगे, खालिद मकबूल भी लड़ेंगे। तो ये तो ज़ाहिर वक्त ही बताएगा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन जीतता है। मगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, अगर एमकेएम में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे तो खराबियां मजीद बढ़ेंगी। रजा हारून, आप क्या कहते हैं, आप कहाँ देख रहे हैं ये जो 3-4 ग्रुपों का तमाम के नाम ले दिए हैं, आप ज़ाहिरी बात है 35-40 साल हिस्सा रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं? एक ज़ाहिरी उर्दू बोलने वाले हैं, कराची हाइट से आपका ताल्लुक़ है और आप शानदार गुफ्तगू करते हैं, ज़ाहिरी बात है, मैंने को आप बरसों से आपको देख रहा हूँ, कोई आज की बात तो है नहीं। आपको लेने का मकसद ही ऐसा था कि ऐसी गुफ्तगू हो जिससे कुछ जो है लोगों को जो है मालूमात हासिल हो। क्या देख रहे हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ, देखें हमने तो बड़ा सुना, एक साहब तकरीर कर रहे थे कि हम 84 की एमकेएम को दोबारा जिंदा करेंगे और हम 86 की एमकेएम को जिंदा करेंगे, और बड़े बड़े अल्फाज जो है ना वो तकारीर में जो है ना अफसानवी और रोमानवी किस्म के अफसास, जज्बाती बातें होती हैं एमकेएम की तारीख में। और ये मंजर भाई, आप बहुत पुराने आदमी, हमसे सीनियर आदमी, आप कराची को और एमकेएम की तारीख में आप मुझे कोई इलेक्शन बताए थे एमकेएम का, ये वाली एमकेएम की बात नहीं कर रहा, इसके बाद इन्होंने पी लगा दिया। ये तो एमकेएम ने तो कभी पी लगाया नहीं था अपने साथ, ये तो कोई नई एमकेएम है ना, 22 अगस्त को जो बनी है 2016 को। उससे पहले एमकेएम की तारीख में कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किसी उम्मीदवार ने आगे बढ़कर यही नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं एमकेएम में रहा हूं मेरे भाई। ये वाली हरकतें जो ये अब हो रही हैं, ये तो कभी हुई नहीं कि मैं चेयरमैन का उम्मीदवार हूं। और अगर अब एमकेएम का पूछ रहे हैं मुझसे, तो एमकेएम में तो ये होता ही नहीं था। जिसको बोलते थे ओहदा देना है, वो ओहदा लेने वाला भाग जाता था, वो 2-2 दिन नजर नहीं आता, उसको पकड़ के लाना पड़ता था कि भाई तू आकर ये जिम्मेदार बन, तू इलेक्शन लड़। हम मतलब उसको नॉमिनेट किया जाता था। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं, वहां उम्मीदवारों को भी नॉमिनेट किया जाता था। जैसे इलेक्शन में होता है ना प्रपोजर सेकेंडर, ऐसे थोड़ी होता है आदमी खुद ही खड़ा हो जाए और खुद ही बोले कि मैं पार्टी का चेयरमैन। ये तो अजीब अजीब बातें हम देख रहे हैं ना। ये एमकेएम का तो ये तो कल्चर ही नहीं है एमकेएम का। ये इमरान बैठे में ये कल्चर थोड़ी है एमकेएम का। इस तरह से इंटर पार्टी इलेक्शन थोड़ी होती है। ये तंजीम के ओहदों की बात हो रही है, ये कोई एमएनए एमपीए बनने की बात। काश
काश ये हमारे दोस्त जो हैं इतनी मेहनत आम इंतखाबात में करते तो एक आध सीट जेन्युइन जीत जाते हो। बहुत इतनी शुक्रिया मेहनत, रज़ा इतना हारून पार्टी इलेक्शन में आपका, कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान खान आप आपका यहाँ एक यार, ब्रेक बंदर भाई, लेंगे एक मिनट। इंशाल्लाह फिर। जी जी आपकी इजाजत हो तो मैं, इमरान भाई ने जो सूरत हाल बताई ना, उसमें एक शेर याद है इकबाल अजीम साहब का, कि जब घर की आग बुझी तो, जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, तो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। इकबाल अजीम साहब का शेर। थैंक यू बहुत रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान हाथ बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं।